हेलो रिवान, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं सोशोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग पीजीटी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये किसका विचार है कि क्रांतियाँ इतिहास का इंजन है? ऑप्शन में आपके इमैनुअल कांट है, कार्ल मार्क्स हैं, हीगल है और एंजल्स हैं। तो क्रांतियों को इतिहास का इंजन या क्रांतियों के माध्यम से इतिहास की प्रगति होती है, इतिहास आगे बढ़ता है, ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो आपका है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगले प्रश्न में बुक्स हैं और उनके आथर दिए हैं, आपको यहाँ पर मैच करना है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपना राइट आंसर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो हम मिलाएंगे यहाँ पर। तो डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज जो आपकी पुस्तक है ये बी मेलिनोवस्की की है, 3 आपका आ गया। एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज जो है ये जी विल्सन की है, ये 4th आपका आ जाएगा। उसके बाद अफ्रीका इन सोशल चेंज जो ये पुस्तक है ये आपकी पीसी लॉयड की है, तो 2 आ जाएगा। और एशियन ड्रामा जो है ये गुन्नार मेडल का है, तो आपका 1 ऑप्शन जो है ये आ जाएगा। तो यहाँ पर कूट में जब आप मिलाएंगे तो आपका पहला ऑप्शन देखिए 3 4 2 1, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा है कि वो कौन सा सैद्धांतिक उपागम है जिसमें समाजों की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है तथा सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या इन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण में उनके योगदान के रूप में की जाती है। तो एक तो बात हो रही है सामाजिक व्यवस्था और दूसरा शब्द आ गया कि इनके योगदान। तो ये ऑप्शन में आपके संरचनावाद है, प्रकार्यवाद है, संरचनात्मक विभेदीकरण है और संरचनात्मक प्रकार्यवाद है। सिर्फ संरचना की बात हो रही थी तो संरचनावाद होता, सिर्फ योगदान की बात होती तो प्रकार्यवाद होता, लेकिन दोनों शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं तो इसलिए संरचनात्मक प्रकार्यवाद, जहाँ पर हम संरचना के साथ साथ उसकी इकाइयों का भी अध्ययन करते हैं और उन इकाइयों का क्या योगदान है समाज को बनाए रखने में, इसका भी अध्ययन करते हैं। तो 4th ऑप्शन आपका जो है ये राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ पुस्तकें हैं और एक तरफ लेखक हैं, आपको यहाँ पर मैच करना है। तो आप फिर से वीडियो को पॉज कर सकते हैं और चलिए मैच करते हैं। नाडेल सबसे पहले आपके दिए हुए हैं, तो नाडेल की जो पुस्तक है वो है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, 4th होगा। और उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन है, तो ब्राउन की पुस्तक का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, तो 1 आ जाएगा। और उसके बाद मेलिनोवस्की है, तो मेलिनोवस्की की पुस्तक है साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज, 2 आ जाएगा। और देन फिर आपके लेविस्ट्रॉस हैं, तो लेविस्ट्रॉस की स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, तो 3 आ जाएगा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपका 4th ऑप्शन में जो है यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में किसके अनुसार संस्कृति उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है जो मानव मन की आवश्यक विशेषताओं, जिसमें एक शब्द दिया गया है द्विआधारी वर्गीकरण व्यवस्थाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। अब यहाँ पर आप इसकी इंग्लिश देख लीजिए तो आपके लिए ये प्रश्न थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इंग्लिश में जब हम देखेंगे तो ये जो द्विआधारी शब्द दिया था उसके लिए यहाँ पर दिया गया है बाइनरी क्लासिफिकेटरी सिस्टम। अब आपको पता चल गया होगा बाइनरी क्लासिफिकेटरी सिस्टम की बात कौन करते हैं। ऑप्शन में ब्राउन आपके हैं, नाडेल हैं, लेविस्ट्रॉस हैं और टालकट पार्सन्स। तो बाइनरी अपोजिशन की बात करते हैं लेविस्ट्रॉस, और यहाँ पर आपका 3rd ऑप्शन जो है ये सही होगा। ये कहते हैं कि संरचना कुछ नहीं है, स्वयं में संरचना कुछ नहीं होती है, ये मानव मस्तिष्क में होती है, इसीलिए मानव मन शब्द दिया है। और उसमें क्या है बाइनरी अपोजिशन की बात ये करते हैं, तो 3rd ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक विधि नामक मानव शास्त्र के एक रूप का समर्थन किया है? तो तुलनात्मक समाजशास्त्र या तुलनात्मक मानव शास्त्र की बात हो रही है। ऑप्शन में दुर्खीम है, ब्राउन है, मेलिनोव्स्की हैं और एफ बोआज है। तो तुलनात्मक विधि का समर्थन मानव शास्त्र में किया है दुर्खीम ने, समाजशास्त्र में भी इसको इन्होंने ही यूज़ किया है सबसे पहले अगर देखें तो दुर्खीम यहाँ पर आ जाएंगे, आपके फर्स्ट ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेलिनोव्स्की के अनुसार सही नहीं है? तो देखेंगे, मेलिनोव्स्की मुख्य रूप से शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के पदों में प्रकार के बारे में बताता है। तो ये ठीक है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और उनके प्रकारों के बारे में बात करते हैं। मालिनोव्स्की को प्रकारवादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका अनुभूति मूलक यथार्थ से मोह था। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि मालिनोव्स्की का मानव शास्त्र में शक्तिशाली प्रभाव बना हुआ है, ठीक है। मालिनोव्स्की सावधानी पूर्वक किए गए क्षेत्रीय अनुभव में रहे, क्षेत्रीय अनुसंधान में रहे हैं। तो क्षेत्र कार्य इन्होंने किया है, मानव शास्त्रीय हैं और शारीरिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की बात ये करते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो आपका है ये गलत होगा कि इनको अनुभूति मूलक यथार्थ से मोह था, इसलिए प्रकारवादी नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है ये इनका नहीं है। अगला प्रश्न है, आर के मर्टन के लिए निम्नलिखित में से संदर्भ समूह के निर्माण हेतु कौन सा आधार है? तो मर्टन ने संदर्भ समूह का कौन सा आधार बताया है? सापेक्षिक समानता है, सापेक्षिक असमानता है, सापेक्षिक वंतना है और वंचना और सापेक्षिक जटिलता। तो मर्टन ने अपने सिद्धांत में बात की है सापेक्षिक वंचना की, कि कुछ लोगों के पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ विशेष सुविधाएं होती हैं, बाकी लोगों को लगता है कि उन्हें वे चीज़ें नहीं मिल रही हैं और वे इसीलिए उस संदर्भ समूह के सदस्य स्वयं को महसूस करते हैं। जैसे कि अभी आप लोग विद्यार्थी हैं और आप लोग को लगता होगा कितनी बढ़िया बढ़िया सैलरी मैम को मिल रही है, अगर मुझे इतनी सारी सैलरी मिलती, इतनी सारी सुविधाएं मिलती। तो आप लोगों के पास वंचना नहीं है, मतलब ऐसा अभाव नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन जो है वंचना यानी कि हम उनकी अपेक्षा अपने को तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। तो तुलनात्मक वंचना यहाँ पर है, तो इसलिए संदर्भ समूह। अगला प्रश्न है, दुर्खाइम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान कौन सा है? ऑप्शन में है प्रकारात्मक विश्लेषण है और उसके बाद आदर्शक व्यवहार का अध्ययन है, संरचनात्मक सूत्र का प्रतिपादन है, निराधार कल्पना और अनुमान है। तो दुर्खीम ने जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो है इनका प्रकारात्मक जो प्रकारवादी सिद्धांत है। तो ये इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में टलकट पार्सन्स का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पार्सन्स का जो सिद्धांत है किस थ्योरी पर यहाँ पर आधारित है? ऑप्शन में समस्थिति है, प्रकट प्रकार है, डार्विन की थ्योरी है और भौतिक नियम है। तो पार्सन्स ने यहाँ पर समस्थिति के सिद्धांत की बात की है। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है ये राइट है। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पर, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए? मूल्य पूर्वाग्रह, मूल्य निर्णय, मूल्य प्रासंगिकता या मूल्य स्वतंत्रता। तो वेबर ने जो बात करी है वो बात करी है कि क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, या यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या अवश्य होना चाहिए। तो वेबर बात करते हैं कि मूल्य प्रासंगिकता बहुत आवश्यक है, आवश्यक रूप से होनी चाहिए और पूरी तरीके से हम मूल्यों से हट करके अध्ययन नहीं कर सकते। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मीड की कृति में संपूर्ण समुदाय की मनोवृत्ति अथवा किसी खेल में पूरी टीम की मनोवृत्ति को क्या पद कहा जाता है? ऑप्शन में आपके हैं आत्म प्रत्यक्षण, सामान्यीकृत अन्य है, सामाजिक कृत्य है या इंद्रिय उद्दीपन है। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे सामान्यीकृत अन्य। जो मीड ने बात की है जनरलाइज्ड अदर और सिग्निफिकेंट अदर की बात की है, तो इसको हम सामान्यीकृत अन्य कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? जो ब्लूमर ने प्रतीकात्मक क्रियावाद का सिद्धांत दिया है उसमें एक कौन सी बात वो नहीं बोलते हैं?
तो ऑप्शन में है कि मनुष्य के पास सोचने की क्षमता है, और जबकि निम्न कोटि जानवरों के पास क्षमता नहीं होती है। ठीक है, ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी बात करते हैं। सोचने की क्षमता का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। क्यों? क्योंकि जन्म से तो कोई लेके आया नहीं है ये क्षमता। जब हम समाज में आए, सामाजिकरण हुआ, लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो हमारे अंदर थॉट प्रोसेस आया। तो ये बात सही है। और अर्थ तथा प्रतीक लोगों को विभिन्न मानवीय कार्य तथा अन्योन्य क्रिया सुनिश्चित पूर्वक करने को अनुमति करते हैं। तो ये भी सही है कि जो अर्थ और प्रतीक है, इसी के माध्यम से हम अंतःक्रिया करते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका इन्होंने बात नहीं की है कि अंतःक्रिया की अवधि में लोग कोई रूपांतरण या परिवर्तन करने में असमर्थ होते हैं, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो ये फोर्थ ऑप्शन इनका नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अवशेष तथा व्युत्पत्ति की अवधारणा दी है? अवशेष, रेजिड्यूज और डेरिवेटिव्स। तो ये मीड है, मोस्का है, मिल्स हैं, परेटो है। तो अवशेष तथा व्युत्पत्ति का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है परेटो ने। दो प्रकार की क्रिया इन्होंने बताई थी, तार्किक और एक बताई है अतार्किक। तो अतार्किक क्रिया जब मनुष्य करता है तो उसके पीछे प्रेरणा होती है, जो कि विशिष्ट चालक होते हैं, और उनको सिद्ध करने के लिए वो जो तर्क देता है उसको इन्होंने भ्रांत तर्क की अवधारणा दी है। तो वहीं पर इन्होंने अवशेष और व्युत्पत्ति की भी बात की है। तो ये परेटो आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में मजदूर निम्नलिखित में से किससे वे संबंधित हो जाते हैं? जो पूंजीवादी समाज की जो उसका वर्णन किया है मार्क्स ने, तो उसमें मजदूर जो है वो एलिनेशन पूछ रहा है यहाँ पर। एलिनेशन यहाँ पर पूछ रहा है। तो एलिनेशन जो होता है वो किससे होगा? यहाँ पर कूट से आपको मिलाना है। तो उन्होंने कहा था कि जब मजदूर स्वयं को एक बिक्री की वस्तु समझ लेता है तो उसको उत्पादन की प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि मशीनों द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। तो वो उत्पादक कार्यकलाप से अलग हो जाता है, साथ ही समूह से हो जाएगा अलग, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। उत्पाद से हो जाएगा क्योंकि पूरा उसी ने नहीं बनाया, इसलिए प्रोडक्ट से भी अलग हो जाएगा। और अपनी प्रजाति यानी मजदूरों से भी हो जाएगा यहाँ पर वो, लेकिन परिवार के सदस्यों से नहीं होगा। तो ABCDA फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामाजिक संरचनाओं को पुनरावर्ती सूक्ष्म अन्योन्य क्रिया के प्रतिमान में आनुभाविक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? तो पुनरावर्ती सूक्ष्म अन्योन्य क्रिया की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन में है मार्क्स, कोजर, कॉलिंस और नाडेल। तो ये संघर्षवादी सिद्धांत की ही बात हो रही है, और संघर्षवादी सिद्धांत में पुनरावर्ती सूक्ष्म अन्योन्य क्रिया के प्रतिमानों की बात करते हैं आपके कॉलिंस। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, डेरेनडॉर्फ ने अपने द्वंद्व के सिद्धांत में 3 प्रकार के समूहों का भेद बताया है। कौन से 3 प्रकार के समूह बताए हैं उन्होंने? ऑप्शन में है अर्धरुचि संघर्ष, अर्ध मध्यवर्ती संघर्ष, रुचि अप्रकट और प्रकट, संघर्ष और सर्वसम्मत तथा अर्ध। तो जो डेरेनडॉर्फ हैं ये बात करते हैं अर्ध समूह की, साथ में रुचि समूह की और संघर्ष समूह की। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आसान सा प्रश्न है, आप लोग इसको कर ले जाएंगे। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट या प्रकारवादी सिद्धांत जो है संघर्ष का, वो कोजर का है। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, ये किसका तर्क है कि पद्धकीय रूप से सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है? ऑप्शन में वेबर है, कॉम्ट है, दुर्खीम है और ब्राउन है। तो सामाजिक तथ्यों की बात करते हैं आपके दुर्खीम, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता का क्या अर्थ है? ऑप्शन में बाह्य संसार का वर्णन है, आंतरिक संसार का वर्णन है, यथा विद्यमान संसार का निरूपण है और हमारी अवधारणाओं से स्वतंत्र।
की भी बात हो रही है, तो आपको कूट से यहाँ पर मिला करके सही उत्तर देना है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर बाह्य संसार का वर्णन है, यथा विद्यमान संसार का वर्णन है और हमारी अवधारणाओं से स्वतंत्र आंतरिक संसार, यानी हमारे जब विचार आ गए किसी चीज़ में तो वो वस्तुपरकता नहीं कहलाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।